रेडियो उड़ान की सभी अपडेट्स देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। एंड फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Purpose is not the destination but the journey itself. And only those who understand this simple truth can experience true happiness. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, नॉवल चल रही है द ओथ ऑफ वायुपुत्रास, जो कि शिवा ट्रायोलॉजी सीरीज की थर्ड नॉवल है। पहली 2 नॉवेल्स इसी शो में आप सुन चुके हैं, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेडियो उड़ान की सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएं। और इस सीरीज की पहली 2 नॉवेल्स भी आप यूट्यूब पर ही सुन सकते हैं। लिखना होगा इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा, शिवा ट्रायोलॉजी बुकवर्ड, या फिर द सीक्रेट ऑफ नागास, शिवा ट्रायोलॉजी बुकवर्ड। और द ओथ ऑफ वायुपुत्रास के पहले के पार्ट्स भी आप यूट्यूब पर ही सुन सकते हैं। लिखना होगा द ओथ ऑफ वायुपुत्रास, शिवा ट्रायोलॉजी बुकवर्ड। जी हाँ, ये पूरी ही सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। इन तीनों ही नॉवेल्स में कवर किया गया है शिवा की कहानी को, कैसे शिवा एक कूल डूड से महादेव बने। जी हाँ, ये जर्नी जो कि शिवा की बहुत लंबी थी, जिसमें अब शुरू हो चुका है धर्म युद्ध। ये युद्ध जो कि गुड और इविल के बीच में है, जिसमें जीत तो गुड की ही होनी चाहिए, जीत तो सच्चाई की ही होनी चाहिए। शिवा सच्चाई के साथ हैं, शिवा को विश्वास है कि वो इस लड़ाई में जरूर जीतेंगे। पर दूसरी तरफ सूर्यवंशीज और चंद्रवंशीज ने हाथ मिला लिया है, सब लोग शिवा के अगेंस्ट हो गए हैं। सोमरस नाम के इविल को हर कोई प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि लॉर्ड भृगु जो कि एक महाऋषि हैं, उनके हिसाब से सोमरस इविल नहीं है, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएशन, सबसे बड़ी इन्वेंशन है, जिसे प्रोटेक्ट करना उनकी ड्यूटी है। महर्षि भृगु तो बहुत पावरफुल है, पर सबसे बड़ी पावर है वायुपुत्रास के हाथ में। वायुपुत्रास जो कि लॉर्ड रुद्रा के ट्राइब हैं। शिवा नहीं जानते कि महर्षि भृगु के साथ वायुपुत्रास हैं या नहीं, पर शिवा के साथ हैं वासुदेव, जो कि लॉर्ड विष्णु के ट्राइब हैं। जी हाँ, शिवा ने लड़ाई शुरू कर दी है, जिसमें उनके साथ नागास और वासुदेव हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे किंगडम से शिवा बात कर रहे हैं, ताकि उनको अपनी साइड कर ले। उन्होंने मगध को भी अपनी साइड करने की कोशिश की, ताकि चंद्रवंशीज को मलुहा जाने से रोका जा सके, पर मगध ने उनका साथ नहीं दिया, जिस पर कार्तिक ने बहुत ही टैक्टफुली मगध को हरा दिया है। वहाँ के प्रिंस सूर्यपद्मन की भी मौत हो गई है, उनके सारे सैनिक खत्म हो गए हैं। अब कार्तिक और गणेश ने मगध को कॉन्कर कर लिया है, कुछ अपने सैनिक वहाँ छोड़ दिए हैं, ताकि चंद्रवंशीज को मलुहा तक ना पहुँचने दिया जाए। इधर विशाली, मृताली जैसे छोटे छोटे राजा भी शिवा का साथ दे रहे हैं, और लोथल माइका जो कि नागास के साथ सिंपैथी रखते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका दर्द देखा है, वो लोग भी शिवा को इस लड़ाई में अकम्पनी कर रहे हैं। शिवा को सबसे बड़ा धक्का लगा है जब जनरल पर्वतेश्वर ने शिवा को छोड़ दिया है और वो मलुहा का साथ देने चला गया है। उसका कहना है कि उसका कर्म है मलुहा, उसका धर्म है मलुहा। मलुहा को प्रोटेक्ट करते करते वो अपनी जान देना चाहता है। वो जानता है कि शिवा जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। उसने सोमरस कंज्यूम करना बंद कर दिया है, पर फिर भी वो शिवा का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि शिवा मलुहा के अगेंस्ट है, उसकी कंट्री के अगेंस्ट है। शिवा के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इससे सूर्यवंशीज और चंद्रवंशीज काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। खैर, जीत तो सच की ही होगी, पर जीत तक पहुंचने के लिए शिवा को बहुत कुछ से खोकर गुजरना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। वो कुछ कितना बड़ा होगा, ये हम इस कहानी के थ्रू ही जानेंगे। जी हाँ, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार बढ़ाएंगे कहानी को आगे, जानेंगे कि इस धर्म युद्ध में और क्या क्या होने वाला है। शिवा ने हाल ही में सूर्यवंशीज की सेना को हरा दिया है। अब शिवा उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो इस सिटी को कॉन्कर करेंगे। शिवा जिनके कंधों पर प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर का भी भार है, कैसे शिवा को याद रखा जाएगा, कैसे लोग उनके पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे। शिवा को इस तरह के पद चिन्ह भी छोड़ने हैं, शिवा को इस तरह के डिसीजंस भी लेने हैं। देखते हैं कि आगे शिवा क्या क्या इंटरेस्टिंग डिसीजंस लेंगे और कैसे बढ़ेगा ये धर्म युद्ध। बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। You will be very excited for the World Cup 2019, right? Right. और अगर आपको मालूम चले कि आप मैच देखने के साथ साथ पेटीएम कैश भी जीत सकते हैं, तो मजा डबल हो गया ना। बिल्कुल डबल हो गया। जी हाँ, तो आप रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पर जाएं
हर रोज मैच वाले दिन आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उसका सही जवाब दीजिए और पेटीएम कैश जीतिए। ज्यादा जानकारी के लिए और इस कॉन्टेस्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर कोई इस कॉन्टेस्ट का मजा उठा सके। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाई टू फ्लाई। बाय बाय। Radio Udan is an only radio station which provides factual information. I am inspired by Radio Udan, and what about you? वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और नॉवल चल रही है द ओथ ऑफ वायुपुत्रास, जिसमें शुरू हो गया है धर्म युद्ध। जी हाँ, गणेश और कार्तिक ने मिलकर मगध को हरा तो दिया है, उनकी पूरी सेना को खत्म कर दिया है। जहाँ कार्तिक इस सबसे बहुत सेटिस्फाइड है, वहीं गणेश को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है। उसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फैमिलीज को सफरिंग्स दी है। बहुत सारी फैमिलीज के बेटे, उनके अर्निंग मेंबर्स उनकी वजह से मौत के घाट उतर गए हैं, जिसकी वजह से गणेश बहुत दुखी है। पर कार्तिक अलग तरह से सोचता है, वो बहुत ही वायलेंट है। उसे लगता है कि हमारा धर्म है लड़ाई करना, हमारा धर्म है सोल्जर्स को मारकर जीत हासिल करना। और वैसे भी किंग महेंद्र ने ही अपनी आर्मी को फोर्स किया था हमारे साथ लड़ाई करने के लिए। अगर वो चाहता तो पीस का रास्ता भी चुन सकता था, इसलिए उसे इस सब के लिए कोई रिग्रेट नहीं। भाई गणेश का कहना है कि कारण कुछ भी हो, पर उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मारा है, बहुत सारे लोगों के दुख का कारण ये लोग बने हैं। और उसका कहना है कि ये एज जो कि क्षत्रिय एज है, जहाँ पर वॉयलेंस के अलावा कोई कुछ नहीं सोच सकता, इसी तरह अगली एज वैश्य एज आएगी जिसमें वायलेंस प्रोमिनेंट नहीं होगा। और गणेश उम्मीद करता है कि जल्दी से वो एज आ जाए। कार्तिक ऐसा सोच भी नहीं सकता कि कभी ऐसा भी होगा जब वॉयलेंस प्राइमरी नहीं होगा, जब हर किसी का मेन एम लड़ाई करना नहीं होगा। लड़ाई के अलावा भी किसी और तरीके से डिस्कशंस हो सकेंगे, जीत हो सकेगी, उसके अलावा भी कोई और कॉम्प्रोमाइज करने का तरीका होगा। जिस पर गणेश ने कहा कि ऐसा होगा, आने वाले टाइम में पैसा इम्पोर्टेंट हो जाएगा और लोग पैसे के लेन देन करके ही बहुत सारी चीजें डिसाइड कर लेंगे। वॉयलेंस तब भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीत और हार तब भी होगी, दुख तब भी होगा, पर किसी को मार कर इस तरह से खुशी पाना ये गणेश की प्रवृत्ति नहीं है। उधर पर्वतेश्वर ने जो 20,000 सैनिक विद्यामणि के साथ भेजे थे, उन्हें शिवा ने हरा दिया है। 10,000 सैनिकों को बंदी बना लिया है। सती काफी बुरी तरह घायल हो गई है, पर सती शिवा से चाहती है कि शिवा जाकर लोगों को काम करे, लोगों से बात करे, उसके साथ बैठकर टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि वो ठीक हो जाएगी। शिवा जानते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ठीक हो जाएगी। काली चाहती है कि सिटी को कॉन्कर कर लिया जाए, पर शिवा ऐसा नहीं चाहते। शिवा का कहना है कि 10,000 सैनिकों को गार्ड करने के लिए उन्हें यहाँ पर अपने सैनिक छोड़ने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि वो मिथिकवादी के लोगों को अपनी तरफ कर ले, ताकि वो यहाँ पर ही उन सैनिकों को बंदी बनाकर उनका ध्यान रखे। काली को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। वो लोग अपने ही सोल्जर्स के खिलाफ क्यों खड़े होंगे? शिवा की बात वो लोग क्यों मानेंगे? आखिर शिवा ने उनकी आर्मी को डिफीट किया है। काली का कहना है कि अगर वो लोग सिटी को कॉन्कर नहीं करेंगे तो ये उन्हें उनकी वीकनेस लगेगी, जिसकी वजह से वो रिपेल भी कर सकते हैं। भाई शिवा का कहना है कि ये वीकनेस नहीं है, ये कंपैशन है। लोग इस बात को समझेंगे, वो अपना कंपैशन दिखाएंगे। सिटी में आर्मी के साथ मार्च ना करके, बल्कि अपने साथ सिर्फ नंदी, वीरभद्र और परशुराम को लेकर जाएंगे और वहाँ जाकर लोगों से बात करेंगे, उन्हें कन्विंस करेंगे कि वो शिवा का साथ दें। काली को ये बात बहुत स्टूपिड लग रही है। उसे लग रहा है कि शिवा के साथ काली और कुछ नागा सोल्जर्स को कंपनी करना चाहिए, कहीं लोग वायलेंट ना हो जाएं। पर शिवा को विश्वास है कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है। उन्होंने काली से कहा कि क्या वो शिवा पर विश्वास करती है। काली ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, पर शिवा ने कहा कि अगर वो शिवा पर विश्वास करती है तो उसे शिवा को ये सब कुछ अपने हिसाब से, अपने तरीके से हैंडल करने देना होगा। सती को शिवा पर विश्वास है। शिवा ने सती से कहा है कि वो जल्दी ही वहाँ के लोगों को कन्विंस करके लौट आएगा। पंडित गोपाल ने भी शिवा को कहा है कि वो लॉर्ड श्री राम के साथ जाएं। शिवा ने कहा कि लॉर्ड श्री राम हमेशा उनके साथ हैं। शिवा को विश्वास है कि वो उन सब लोगों के नीलकंठ हैं और वो नीलकंठ पर विश्वास करते हैं। नृत्यकवादी के सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। नीलकंठ के आने की, शिवा के आने की न्यूज जैसे आग की तरह चारों ओर फैल गई थी। क्या नीलकंठ ने हमारे ऊपर अटैक किया है? नहीं, नीलकंठ ऐसा नहीं कर सकते। वो हमारे भगवान हैं, हमारे सेवियर हैं। क्या नीलकंठ ही सोमरस को बैन करना चाहते हैं? क्या हमारे एम्परर ने हमें झूठ बोला है?
नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह की बातें क्राउड में हो रही थी और शिवा जो कि एक हाई प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए थे, उनके पीछे खड़े थे नंदी, वीरभद्रा और परशुराम। मृतकवादी के लोगों, मैं आपका नीलकंठ हूँ। मैं एक फारअवे लैंड से आया हूँ और ये जो मेरा कंठ नीला हुआ है, मैं सोच रहा था कि ये एक अमृत की देन है, पर ऐसा नहीं है। ये एक ईविल की देन है। ये निशान है जहर का और आप सबकी जिंदगी में भी जहर घुल गया है। आप सबके अंदर भी ये जहर के मार्क्स हैं। बस फर्क इतना है कि आप उसे देख नहीं पा रहे। सभी लोग अब चुप होकर शिवा को सुन रहे थे। सोमरस ने आप लोगों को एक लंबी जिंदगी दी है, पर वो जिंदगी आपको मुफ्त में नहीं मिली। उसके लिए आपको एक बड़ा प्राइस पे करना पड़ रहा है और इस ईविल, इस जहर की भूख की कोई लिमिट नहीं है। ये जो आपको चंद साल जीने के लिए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसके लिए आप जो प्राइस पे कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मलुहा में बहुत सारी औरतें बच्चे पाने के लिए तरसती रहती हैं। जिस पर बहुत सारे लोग चुप हो गए थे। वो महसूस कर पा रहे थे वो दर्द जिससे वो लोग गुजर रहे थे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हमारे देश की माँ, हमारी सिविलाइजेशन की माँ, हमारी जननी सरस्वती धीरे धीरे सूखती जा रही है। ये सोमरस ही हैं जो सरस्वती का सारा पानी अपनी प्यास को बुझाने के लिए खत्म करते जा रहे हैं। सरस्वती का अंत भी सिर्फ और सिर्फ इसी सोमरस की वजह से होगा। इंडिया में जहाँ सरस्वती को बहुत ही होली रिवर माना जाता है, जिसकी पूजा की जाती है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मलुहन्स के बहुत सारे बच्चे ऐसे कैंसर के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें जीते जी मार देता है। मलुहा के बहुत सारे बच्चे जो कि नागा पैदा हो रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ब्रागा पे हर साल प्लेग फैल जाता है। वहाँ के लोग कर्ज करते हैं उन लोगों को जो कि सोमरस कंज्यूम करते हैं। वो लोग आपको कर्ज कर रहे हैं और आपकी सोल इसे हमेशा के लिए बेयर करेगी। ये सब कुछ उसी ईविल सोमरस की वजह से है। अभी आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि सोमरस एक ईविल है। सोमरस की वजह से कितने सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, पर जब तक आप रियलाइज करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। हमारे देश का, मलुहा का नामो निशान मिट जाएगा। नंदी और परशुराम देख रहे थे कि लोग शिवा को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनका एटीट्यूड जैसे अब बदलता जा रहा था। शिवा की बातों का हर किसी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मैंने इस सबको पीसफुली खत्म करने की कोशिश की। मैंने हर मंदिर के बाहर नोटिस लगाया कि सोमरस को कंज्यूम ना किया जाए, पर आपके एम्परर ने वो नोटिस हटा दिया। आपके एम्परर ने आपको झूठ बोला। आपको कहा कि ये नोटिस मैंने नहीं, किसी फ्रॉड नीलकंठ ने लगाया है। हजारों साल पहले जो जगह श्री राम की थी, वो आज मलुहा के एम्परर को दी गई है और उसी एम्परर ने आप सबको झूठ बोला, आपको धोखा दिया। और जब इस सब से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी के लिए। सब लोगों ने हाँ कहा। इन सभी लोगों को यहाँ पर प्रिजनर बनाया जाएगा। क्या आप लोग मुझे विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग कर रहा है? जब तक सोमरस के खिलाफ ये लड़ाई खत्म नहीं होती, उसे यहीं रहना होगा। उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। विद्यमाली का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उसने शिवा से कहा कि वो एक बारबेरियन है और बारबेरियन ही रहेगा और मलुहन्स बारबेरियंस के ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। चंद्रध्वज ने विद्यमाली को रोकने की कोशिश की, तब शिवा ने उसे चुप करा दिया। काली ने अपना चक्कू निकाल लिया था। जब विद्यमाली शिवा के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था तो काली से सुना नहीं जा रहा था, पर शिवा ने काली को भी रोक दिया। उन्होंने विद्यमाली को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने एक नोटिस हर मंदिर के बाहर लगवाया था। वो पीसफुली ये सब कुछ करना चाहते थे, पर उनके एम्परर ने उन्हें पीसफुली ये काम नहीं करने दिया। तब विद्यमाली ने कहा कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है दिव्य अस्त्रास्त्र बनाने के लिए। पनीनी को थोड़ी बहुत दिव्य अस्त्रों की नॉलेज थी, इसलिए महर्षि भृगु ने कुछ लोगों के साथ पनीनी को अपॉइंट किया था इस काम के लिए और उन्होंने ही इन लोगों को गाइड किया था कि कैसे दिव्य अस्त्र बनाने हैं। उन्होंने ही इन लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करवाया था। शिवा ने पूछा कि क्या वायुपुत्रास उनके साथ थे? तब पनीनी ने कहा कि उनके साथ कोई भी वायुपुत्रास नहीं थे और पनीनी को ऐसा लगता है कि किसी वायुपुत्र ने उन्हें गाइड भी नहीं किया है, क्योंकि पनीनी को जो भी नॉलेज थी वो वायुपुत्रास से ही थी। पर लॉर्ड भृगु ने जिस तरह से दिव्य अस्त्र बनवाए वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसीजर था। साथ साथ पनीनी ने ये भी बताया कि उसे लगता है कि अब महर्षि भृगु के पास दिव्य अस्त्र बनाने का मटेरियल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब ये लोग दिव्य अस्त्र बना रहे थे तो महर्षि भृगु एक दाना भी उस मटेरियल का वेस्ट नहीं होने देते थे। अगर कोई एक दाना भी वेस्ट कर देता था तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे। कहते थे कि उनके पास सिर्फ यही मटेरियल बचा है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से यूज करना होगा। शिवा के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने पंडित गोपाल जी की तरफ देखा।
इसका मतलब कि अब महर्षि भृगु के पास कोई भी मटेरियल नहीं है और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके साथ वायुपुत्रास नहीं है। पंडित गोपाल ने कहा कि ऐसा अज्यूम तो किया जा सकता है बट उसके लिए ये लोग श्योर नहीं हो सकते हैं। पनीनी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दी कि उसके हिसाब से अभी जो भी सोमरस की फैक्ट्री है, सोमरस की प्रोडक्शन हो रही है, वो देवगिरी के अंदर हो रही है, क्योंकि उसे बार बार संजीवनी को चेक करने के लिए भेजा जाता था रात के टाइम। और उसने अपने एक दोस्त से पता किया था जो कि कस्टम डिपार्टमेंट में है कि देवगिरी में जो भी संजीवनी की ब्रांचेस आ रही हैं वो देवगिरी से बाहर नहीं जा रही। इसका मतलब कि सोमरस देवगिरी में ही प्रोड्यूस हो रहा है। पनीनी से जो इन्फॉर्मेशन मिली है अब उससे आगे का रास्ता इन लोगों को डिसाइड करना था। काली का कहना है कि शिवा को परिहा चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर अगर वो वायुपुत्रा को कन्विंस कर पाए तो ये वॉर यहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो वायुपुत्रा से दिव्य अस्त्र ला सकता है जिससे कि दूसरी आर्मी उनसे डर जाएगी। पंडित गोपाल का कहना है कि सिर्फ डराने के लिए तो दिव्य अस्त्रों को यूज किया जा सकता है पर उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ होगा। शिवा ने पंडित गोपाल से पूछा कि परिहा जाने में कितना टाइम लगेगा। तब पंडित गोपाल ने कहा कि कम से कम 6 महीने, अगर विंड्स ने साथ नहीं दिया तो 9 से 12 महीने भी लग सकते हैं। ये सुनकर शिवा ने डिसाइड कर लिया है कि परिहा अभी जाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि सिचुएशन उनके फेवर में है। उनके पास 1 लाख सोल्जर्स यहाँ पर हैं और 1.5 लाख सोल्जर्स जो कि गणेश और कार्तिक के साथ हैं। अगर 2.5 लाख सोल्जर्स एक साथ मलुहा पर अटैक करते हैं तो उनके पास सिर्फ 75,000 सोल्जर्स हैं। इनके नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये इस वॉर को जीत पाएंगे। तब शिवा ने बताया कि आगे का प्लान उन्होंने क्या सोचा है। शिवा ने कहा कि वो अपनी आर्मी को 2 में डिवाइड कर लेंगे। शिवा अपने साथ कुछ शिप्स लेकर सरस्वती से होते हुए जाएंगे नॉर्थ में और वहाँ पर गणेश और कार्तिक की आर्मी को अपने साथ इन शिप्स में लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर वो मार्च करके जाते हैं तो उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा। इधर सती 3 वीक्स के बाद सरस्वती के थ्रू ही निकलेगी 1 लाख सोल्जर्स को लेकर और ये लोग इकट्ठे देवगिरी पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद 2.5 लाख सोल्जर्स अगर मलुहा पर अटैक करेंगे तो 6 से 8 महीने में तो ये वॉर खत्म ही हो जाएगी। इसलिए परिहा जाकर कोई फायदा नहीं है। 6-8 महीने में वो लोग देवगिरी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सोमरस की फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद ये वॉर वो लोग जीत जाएंगे। काली ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि टाइम का गैप आ जाए, एक आर्मी पहले पहुंच जाए और बलून्स उनके ऊपर अटैक कर दे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जिस पर शिवा ने कहा कि शिवा अगर पहले पहुंचते हैं तो उनके पास होंगे 1.5 लाख सोल्जर्स और मलुहा के पास है सिर्फ 75,000 सोल्जर्स। और अगर सती पहले पहुंचती है तो सती के पास 1 लाख सोल्जर्स के साथ साथ वासुदेव के ट्रेन्ड एलिफेंट्स भी होंगे। इसलिए सती भी उन लोगों से ज्यादा पावरफुल होगी और जनुदेश्वर कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि अपनी आर्मी को लेकर इन लोगों के ऊपर अटैक करें। वो वेट करेंगे इन लोगों के अटैक करने का। और इन लोगों ने एक जगह डिसाइड कर ली, सरस्वती के बैंक के पास एक बड़ी सी हिल है जहाँ पर सती अगर पहले पहुंच जाती है तो वो वेट करेगी। वो वासुदेव एलिफेंट से एक बॉर्डर लाइन बना लेगी और अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट करेगी। अगर शिवा पहले पहुंचे तो वो भी वहीं पर सती और उनके सोल्जर्स का इंतजार करेंगे। सब कुछ डिसाइड हो गया है। 6 से 8 महीने में ये वॉर खत्म हो जानी चाहिए। ये तो है शिवा की साइड की बात। उधर दूसरी साइड भी कोई कमजोर नहीं, उनके पास है जनरल पर्वतेश्वर। महर्षि भृगु पर्वतेश्वर कनकला और एम्परर दक्षा बैठकर युद्ध की रणनीति डिसाइड कर रहे थे। कनकला ने बताया अयोध्या से उसे मिला है बर्ड कोरियर, जैसे पता चला है कि कार्तिक और गणेश ने मगध को हरा दिया है। अब उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अयोध्या के सोल्जर्स यहाँ पर आकर उन लोगों को ज्वाइन करेंगे और इस लड़ाई में उनका साथ दे पाएंगे। ये काफी डिस्टर्बिंग न्यूज है। तब कनकला ने बताया कि उसे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि उन लोगों के साथ लॉर्ड नीलकंठ नहीं थे। महर्षि भृगु हैरान है कि आखिर शिवा गए तो गए कहाँ। तब पर्वतेश्वर ने बताया कि उसे मिली है विद्यनमाली की चिट्ठी। उसे पता चला है कि विद्यनमाली 500 सोल्जर्स के साथ वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया है और उसने बताया है कि शिवा जो कि मृतकवाती में है और उन्होंने वहाँ पर विद्यनमाली और उसके सोल्जर्स को हरा दिया है। जो सुनकर महर्षि भृगु बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। उन्होंने पर्वतेश्वर से कहा कि जो भी पर्वतेश्वर ने जज किया था वो बिल्कुल ठीक था। अगर उन्होंने पर्वतेश्वर की बात मानी होती तो विद्यनमाली के साथ 20,000 की बजाय एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भेजी जाती ताकि वो शिवा की आर्मी को हरा पाता। साथ साथ पर्वतेश्वर ने बताया कि उनके साथ कोई ट्रेन्ड एलिफेंट्स भी है। महर्षि भृगु नहीं समझ पा रहे हैं कि उन लोगों के साथ इतने सारे सोल्जर्स कहाँ से आए। अगर नागास और ब्रांगास को मिला दिया जाए तो इतने सारे सोल्जर्स तो शिवा के साथ नहीं हो सकते हैं। जिस पर कनकला ने कहा कि लॉर्ड नीलकंठ बहुत स्मार्टली ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। जो सुनकर दक्षा को गुस्सा आया कि कनकला फ्रॉड नीलकंठ
शिवा को लॉर्ड नीलकंठ क्यों कहकर बुला रही है और उन्होंने कनकलला को डांट दिया, जिस पर उन्हें सहनी पड़ी महर्षि भृगु से एक बार फिर बहुत बुरी इंसल्ट। महर्षि भृगु ने एम्परर दक्षा को कहा कि वो यहाँ से चले जाए, उनकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। एम्परर दक्षा को बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ। वो महर्षि भृगु के साथ आर्ग्यू करने की कोशिश करने लगे, जिस पर महर्षि भृगु ने कहा कि ये ऑर्डर है, ये कोई सजेशन नहीं है, और एम्परर दक्षा गुस्से में उठकर अंदर चले गए। महर्षि भृगु ने पर्वतेश्वर से पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जैसा उन्हें समझ में आ रहा है उन्हें लग रहा है कि सिचुएशन इन लोगों की काफी खराब है। पर्वतेश्वर ने कहा कि जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, आगे के लिए डिसाइड करना होगा, आगे के लिए सही एक्शन प्लान लेना होगा। और पर्वतेश्वर ने महर्षि भृगु को इंश्योर किया कि वो उसकी लाश पर से होकर ही मलुहा पर विजय पा सकते हैं। वो अपनी आखिरी सांसों तक उन्हें जीतने नहीं देगा। कनकलला अभी भी हैरान थी कि आखिर लॉर्ड नीलकंठ के पास इतने सारे सोल्जर्स कहां से आए होंगे। तभी महर्षि भृगु को समझ में आई कि एक्चुअल सिचुएशन क्या हो सकती है। महर्षि भृगु अब समझ पाए थे कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के अलावा अगर कोई बहुत पावरफुल है तो वो है वासुदेव। जरूर वासुदेव और उनके सोल्जर्स ने शिवा को ज्वाइन कर लिया होगा। और जैसा कि विदिन माली ने बताया कि शिवा के साथ कुछ ट्रेन्ड एलिफेंट्स भी थे, वो ट्रेन्ड एलिफेंट जरूर और जरूर वासुदेव के ही होंगे, जिनके बारे में महर्षि भृगु ने सुना भी था। अब इन लोगों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी कि वासुदेव शिवा के साथ है। महर्षि भृगु ने पर्वतेश्वर से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। पर्वतेश्वर ने कहा कि 2-3 महीने के अंदर अंदर लॉर्ड शिवा अपनी आर्मी के साथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अगर गणेश नॉर्थ से अटैक करता है और लॉर्ड शिवा सरस्वती के थ्रू, तो इन्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। इसलिए नॉर्थ की तरफ जो काम चल रहा है उसे बंद करके गणेश का यहाँ आना ये लोग मुश्किल कर सकते हैं। वहाँ पर रोड्स काफी टूटी हुई हैं और उन रोड्स पर से इतने सारे सैनिकों को लेकर आने में गणेश को बहुत दिक्कत होगी। इस तरह से गणेश का आना थोड़ा डिले किया जा सकता है। उधर एक और बड़ी टेंशन ये है कि जो वासुदेव के एलिफेंट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इन्हें कुछ मेजर प्लानिंग करनी पड़ेगी। शिवा सरस्वती के थ्रू निकल गए हैं गणेश की आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। शिवा के साथ है परशुराम। कितनी बड़ी, कितनी मैसिव, कितनी सुंदर है ना ये रिवर। काश ये रिवर खत्म ना होती। परशुराम ने शिवा से कहा। खत्म ना होती मतलब? शिवा ने पूछा। मुझे एक आइडिया आया है, अगर सरस्वती ही ना हो तो फिर सोमरस बनेगा कैसे? परशुराम ने कहा। ये तो बृहस्पति जी ट्राई कर चुके हैं ना, सरस्वती के पानी को इनयूजेबल बनाने का। शिवा ने कहा। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हजारों साल पहले ऐसा हुआ था ना कि यमुना का कोर्स चेंज हो गया था और वो गंगा में मिल गई थी। और अगर यमुना और सतलुज नहीं मिलेंगी तो सरस्वती एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। हो सकता है कि नेचर ने हजारों साल पहले ही कोशिश की थी सरस्वती को खत्म करने की और सोमरस की प्रोडक्शन को रोकने की, पर हम लोगों ने एक बार फिर यमुना का मुंह मोड़ के सतलुज की तरफ कर दिया और सरस्वती एग्जिस्ट करने लगी। शिवा परशुराम की बात सुन रहे थे, पर शिवा ने जैसे अपने आप से ही कहा कि सरस्वती को मारा नहीं जा सकता है। परशुराम अभी भी शिवा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि यमुना और सतलुज के फॉर्म में सरस्वती की सोल तो हमेशा ही जिंदा रहेगी, सिर्फ बॉडी डिसअपीयर हो जाएगी। शिवा सरस्वती के पानी की तरफ देखने लगे, उसकी डेप्थ को महसूस करने लगे। नहीं, ऐसी बात तो शिवा अपने आप से भी एडमिट नहीं कर सकते। सरस्वती को मारा नहीं जा सकता है। जी हाँ, प्लानिंग दोनों तरफ चल रही है। शिवा का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। शिवा के पास बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं, ट्रेड एलिफेंट्स भी हैं, पर शिवा की आर्मी ना जीत पाए इसके लिए विदिन माली ने किया एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। शिवा की आर्मी से एक वासुदेव पंडित को किडनैप कर लिया गया और उसे किया गया टॉर्चर। उसने शुरू में तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, पर उसे इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उसने विदिन माली को शिवा की हर एक सीक्रेट बात, उनके सीक्रेट प्लान्स बता दिए। विदिन माली ने ये सीक्रेट प्लान्स बताए पर्वतेश्वर को, जिसके बाद पर्वतेश्वर बहुत सारी चीजें समझ पा रहा है। पर्वतेश्वर ने विदिन माली से पूछा कि उसे सब कुछ पता कैसे चला, तो विदिन माली ने कहा कि ट्रेडर्स हर आर्मी में होते हैं। पर्वतेश्वर को ये सब लगा तो बहुत अजीब, पर जब सब कुछ लॉर्ड भृगु को बताया गया तो इन लोगों ने बनाने शुरू किए नए प्लान्स। इन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसे पता लगा था कि गणेश और कार्तिक को डिले होने वाला है, इसकी वजह से शिवा की आर्मी को रुकना पड़ेगा और उन्हें यहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी और सती यहाँ पर पहले पहुँच जाएगी। सती के पास होंगे 1 लाख सोल्जर्स और देवगिरी के पास है 75,000 सोल्जर्स। अगर 1.5 लाख सोल्जर्स और आ गए तो इन लोगों को हराना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए पर्वतेश्वर ने डिसाइड किया है कि ये लोग सती की आर्मी पर ही अटैक कर देंगे।
अब देखने वाली बात यह है कि सती के पास हैं वासुदेव के वो ट्रेन्ड एलिफेंट्स, उनको कैसे हराया जाए। जिस पर विद्यन माली ने कहा कि एलिफेंट्स को चिली की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर वहाँ पर बहुत सारी चिली को जला दिया जाएगा तो एलिफेंट्स वापस अपनी आर्मी की तरफ ही भाग जाएंगे, उन्हीं पर अटैक कर देंगे और इन लोगों के लिए जीतना आसान होगा। पर्वतेश्वर नहीं जानता कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, पर विद्यन माली का कहना है कि उनके पास कोई और चारा नहीं, इसलिए ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। लॉर्ड भृगु हैरान है कि पर्वतेश्वर सती और उसकी आर्मी पर अटैक करना चाहता है। आखिर सती को तो उसने हमेशा अपनी बेटी माना है। जब लॉर्ड भृगु ने यही बात पर्वतेश्वर से पूछी तो उसने कहा कि उसके लिए सती सिर्फ और सिर्फ मलुहा की दुश्मन है और कुछ भी नहीं। लॉर्ड भृगु पर्वतेश्वर से बात करते हुए उसकी आंखों में देख रहे थे और उन्होंने पाया कि पर्वतेश्वर जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। वो पर्वतेश्वर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा इन लोगों ने सोचा है, अगर वैसा ही हुआ तो सती बहुत मुश्किल में आ जाने वाली है। खैर होगा क्या ये जानेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। और आपको कहीं नहीं जाना क्योंकि लौट कर यही है आना। ब्रेक के उस पार मैं मिलती हूँ कहानी की कंटिन्यूएशन के साथ। बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening, Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और नॉवल चल रही है द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। ये जो कि शिवाटोलॉजी सीरीज की 3rd नॉवल है जिसे लिखा है इमेज त्रिपाठी ने। कहानी है लॉर्ड शिवा की। लॉर्ड शिवा जो कि खत्म करना चाहते हैं सोमरस नाम के ईविल को। युद्ध शुरू हो चुका है। शिवा और सती अलग अलग ट्रूप्स के साथ निकल चुके हैं। प्लानिंग बिल्कुल पक्की है, उन्हें अटैक करना है देवगिरी पर। जैसा पर्वतेश्वर ने सोचा था हुआ वैसा ही। सती पहले पहुंच गई और शिवा की आर्मी का भी कोई अता पता नहीं था। उस ऊंची हिल पर सती ने स्टेशन कर लिया है अपने आप को, जहां से वो देख सकती है देवगिरी का वो गेट जिसमें से वो फ्रीली आ जा सकती थी, पर आज वो अपनी माँ से मिलने तक नहीं जा सकती है। खैर, इमोशनल होने का कोई टाइम नहीं है। सती ने अपनी पूरी सेना को एक फॉर्मेशन में तैयार करके रखा है। सबसे आगे वासुदेव के वो ट्रेन्ड एलिफेंट्स हैं। ये क्या? सती देखकर हैरान हुई कि मलुहा का गेट खुला। वहाँ से कुछ सैनिक सती की सेना की तरफ ही आ रहे हैं। हाथ में कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस हैं। ये सैनिक आखिर क्या करना चाहते हैं ये सती समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने देखा कि मलुहन आर्चर्स अब तैयार हैं एरो शूट करने के लिए। सती ने अपनी आर्मी को अलर्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि शील्ड्स आगे कर दें। आर्मी ने शील्ड्स आगे कर दी, किसी को भी कोई इंजरी नहीं हुई। फिर दूसरी सेट ऑफ एरोज उन लोगों ने चलाई। एक बार फिर इन लोगों ने शील्ड्स आगे कर दी। तीसरी सेट ऑफ एरोज चलाई, फिर एक बार शील्ड्स आगे कर दी। अब सती की आर्मी में डिस्ट्रेस फैलने लगा था कि आखिर ये जनरल कैसी है, ये तो
बिल्कुल कायर है। हम लोग सैनिक हैं, हम यहाँ लड़ने आए हैं, हम कायरों की तरह शील्ड आगे करने नहीं आए। वहाँ पर सेना थोड़ी सी अनकाम होने लगी थी। नंदी और वीरभद्रा जो कि सती के बॉडीगार्ड्स बनकर यहाँ पर थे, सती ने उन्हें कहा कि सेना को बिल्कुल अलर्ट करने, उन्हें कहे कि फॉर्मेशन को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। इन लोगों ने ऐसा किया भी, पर कुछ वासुदेव क्षत्रिय जो कि काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि ये डिसीजन उनके जनरल का ठीक नहीं है। सती एक लेडी है, वो नहीं जानती कि लड़ाई कैसे करनी है, इसलिए उसके ऑर्डर्स को ये लोग फॉलो नहीं करेंगे और इन लोगों ने फॉर्मेशन को तोड़ा और मलूहन सेना की तरफ ये लोग दौड़ पड़े। सती, वीरभद्र और नंदी ने अपने घोड़े संभाले और ये लोग उस जगह पर आ गए जहाँ से वो एलिफेंट चले गए थे। एलिफेंट्स आगे गए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और वो और आगे की तरफ बढ़ते गए। मलूहन सैनिक तो यही चाहते थे। उन्होंने वो एरोस अब उन बॉक्सेस की तरफ चलाना शुरू किया, जिन बॉक्सेस के अंदर काऊ डंग के साथ साथ बहुत सारा चिली पाउडर था। उसमें आग लग गई और धुआं ही धुआं सारे में फैलता गया। जब तक उन एलिफेंट के राइडर्स को कुछ समझ में आता, तब तक एलिफेंट्स बेकाबू होना शुरू हो गए थे। और जैसा कि मलूहन आर्मी ने गेस किया था, वो लोग सती की सेना की तरफ ही भाग खड़े हुए। अब ये एलिफेंट जो कि बेकाबू हो चुके हैं, ये सती की सेना को ही मार देंगे और मलूहन का काम बहुत आसान हो जाएगा। सती ने सारी सिचुएशन को सेंस कर लिया था। उसने फाइट करने की कोशिश की, जिसमें उसकी फेस का एक साइड जल भी गया। तब सती समझ गई थी कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उसने पीछे के सभी सैनिकों को कहा कि वो जल्दी से भागकर शिप्स में बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। यहाँ पर रहकर वो सिर्फ अपनी सेना को ही खोएगी और कुछ भी वो अचीव नहीं कर पाएगी। सती ने बहुत सारी सेना को तो बचा लिया, पर सती काफी ज्यादा इंजर हो गई थी और वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब रहे। जब शिवा वहाँ पहुंचे तो शिवा ने सिचुएशन को गेस कर लिया। शिवा को बताया गया कि यहाँ पर सती की सेना के साथ क्या हुआ है, कैसे उन ट्रेन्ड एलिफेंट्स को बेकाबू कर दिया गया चिली पाउडर यूज करके, और सती को अपनी सेना को लेकर यहाँ से भागना पड़ा। शिवा को सिर्फ और सिर्फ सती की चिंता थी। शिवा को समझ में आ रहा था कि अभी यहाँ रुककर देवगिरी पर अटैक करना सही नहीं होगा। सती की आर्मी को ही ज्वाइन करना ठीक होगा और देखना भी है कि सती किस हालत में है। शिवा को सती की चिंता बहुत सता रही थी। शिवा को बताया गया कि जब सती को शिप में ले जाया गया तो वो अनकॉन्शियस थी, पर वो जिंदा थी। इस बात ने शिवा को और भी चिंतित कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वो पूरे ट्रूप के साथ जाते हैं तो उनकी स्पीड काफी स्लो रहेगी, इसलिए उन्हें अकेले ही अपनी शिप लेकर सती को चेस करना होगा। उन्होंने गणेश और कार्तिक से कहा कि वो बाकी ट्रूप के साथ मृतकवादी पहुंचे और वो वहीं पर उन्हें मिलेंगे। वो सती को चेस करने के लिए यहाँ से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। कार्तिक और गणेश भी माँ को लेकर काफी चिंतित हो गए थे। शिवा मृतकवादी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि आयुर्वेदी सती का ट्रीटमेंट कर रही है। आयुर्वेदी जी सती के फेस पर नीम लीव्स का पेस्ट लगा रही थी। सती का फेस जो कि एक साइड से बहुत जल गया था, चीक पर बहुत बड़ा स्कार पड़ गया था। अब इस पेस्ट से तुम्हें दर्द ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बेटर लग रहा है ना? आयुर्वेदी जी ने पूछा। थैंक यू आयुर्वेदी जी, अब मुझे काफी बेटर लग रहा है, सती ने कहा। एक बार तुम थोड़ा ठीक हो जाओ, फिर ये जो स्कार है ना, इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। मैं कॉस्मेटिक सर्जरी करके इस स्कार को बिल्कुल निकाल दूंगी, आयुर्वेदी जी ने कहा। सती जो ना मुस्कुराना चाहती थी और ना मुस्कुराना पा रही थी, उसने एक बार फिर से आयुर्वेदी जी को थैंक यू कहा। आयुर्वेदी जी ने शिवा की तरफ देखा, फिर सती की तरफ। उसके बाद कहा, बेटा अपना ध्यान रखना, और ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मुझे माफ कर दो शिवा, मैंने तुम्हें फेल कर दिया है, मैं हार गई हूँ। सती जो बहुत ज्यादा उदास थी, शिवा ने सती का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है। शिवा को सब कुछ पता चल गया है कि कैसे एलिफेंट्स बर्निंग चिली की स्मेल से वाइल्ड हो गए थे। सती ने बल्कि बहुत ब्रेवली इस सब को हैंडल किया है और उसे बहुत टैक्टफुली अपनी पूरी आर्मी को बचा लिया है। सती जो कि बहुत उदास थी, उसने शिवा से कहा कि शिवा ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सती उनकी वाइफ है। सच्चाई यही है कि एलिफेंट जो कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, अब उन्होंने उसे खो दिया है। शिवा ने सती को समझाया कि ये तो उसी पल हो गया था जब मलूहन ने डिस्कवर कर लिया था कि बर्निंग चिली से एलिफेंट्स को वाइल्ड किया जा सकता है। इसमें सती की कोई गलती नहीं है। सती जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी, अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी, उसने शिवा से कहा कि ये सब कुछ जो हुआ एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। उन लोगों का पूरा प्लान फेल हो गया है। शिवा ने सती को समझाया कि वो जो कर सकती थी उसने बेस्ट किया
उसने बहुत टैक्टफुली सब कुछ हैंडल किया। पूरी आर्मी को बचाकर यहाँ तक ले आना ये कोई छोटी बात नहीं है। सती ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। शिवा सती को समझा रहे थे कि उस गलती के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए जिसमें आप कुछ ना कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी वजह से होंगी, उनके लिए आप अपने आप को ब्लेम कीजिए, इन चीजों के लिए क्यों। तब सती ने शिवा की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि एक 6 साल का बच्चा कैलाश में उस औरत को बचा पाता? अब शिवा चुप हो गए थे। शिवा जानते थे कि इसका जवाब ना ही है, पर वो आज तक भी अपने आप को इस गिल्ट से बाहर नहीं निकाल पाए। तब सती ने कहा, तुमने अपने आप से इससे ज्यादा उम्मीद की थी और ऐसा ही मैंने भी किया। मुझे भी उम्मीद थी कि मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। शिवा और सती ने एक दूसरे को हग किया। उसके बाद सती ने कहा कि वो अकेला रहना चाहती है। शिवा जानते हैं कि मृतकवादी में वो लोग सेफ नहीं हैं। उन लोगों को जाना होगा लोथल, क्योंकि लोथल के डिफेंस सिस्टम्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं और वहाँ पर देवगिरी से अटैक इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। शिवा जानते थे कि जो शिप्स उन लोगों ने कैप्चर किए हैं मलुहन आर्मी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, वही शिप्स एक बार फिर मलुहन कैप्चर कर सकते हैं और वो शिवा के अगेंस्ट उन शिप्स को यूज कर सकते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा शिप्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ये लोग अब लोथल चले गए। शिवा बैठे थे पंडित गोपाल और चंद्रध्वज के साथ। शिवा ने पंडित गोपाल से पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर पंडित गोपाल ने कहा कि अब क्योंकि बारिश आ गई है तो इन लोगों के लिए देवगिरी पर अटैक करना, हिल के ऊपर माउंट करना बहुत मुश्किल होगा। इस तरह से ये लोग देवगिरी जैसी सेफ सिटी पर अटैक नहीं कर पाएंगे। शिवा ने कहा कि लोथल भी बहुत सेफ है और वो लोग भी यहाँ पर लोथल में इन लोगों को अटैक नहीं कर सकते हैं। जिस पर पंडित गोपाल ने कहा कि उनके पास भी कोई और चारा नहीं है, उन्हें अयोध्यन फोर्सेस का वेट करना होगा। जब अयोध्यन फोर्सेस आ जाएंगे तो वो जरूर लोथल पर अटैक कर पाएंगे। उसमें अभी कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। जिस पर चंद्रध्वज ने कहा कि उसके पास एक आइडिया है। वो कुछ नागा सोल्जर्स को लेकर सोमरस की फैक्ट्रीज के ऊपर अटैक कर सकता है। ये सुसाइड मिशन जरूर है, पर इस तरह से सोमरस की फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। पर शिवा ने मना किया। शिवा ने कहा कि पर्वतेश्वर बहुत स्मार्ट हैं और उन्होंने सभी सोमरस की फैक्ट्रीज को गार्ड कर दिया होगा। ये सुसाइड मिशन जरूर है पर सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इसलिए ये तरीका तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर पंडित गोपाल ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वायुपुत्रास्त्र? शिवा ने पूछा। पंडित गोपाल ने हाँ कहा। शिवा सोच रहे थे कि कैसे उनके सारे प्लान फेल हो गए थे। शिवा ने पंडित गोपाल से पूछा वायुपुत्रास्त्र के बारे में। पंडित जी, उनके पास वो कौन सा वेपन है जिसके बारे में काली बात कर रही थी? पंडित गोपाल ने शिवा की तरफ देखकर पूछा। ब्रह्मास्त्र? जी पंडित जी, ये बाकी देवी अस्त्रों से किस तरह डिफरेंट है? पंडित गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बल्कि बहुत ज्यादा भयानक है। देवी अस्त्र तो सिर्फ लोगों को खत्म करते हैं, पर ये तो सारी सिटी, सारे किंगडम को खत्म कर देता है। शिवा ने बहुत हैरानी से पूछा कि एक वेपन ऐसा कैसे कर सकता है, जिस पर पंडित गोपाल ने बताया कि ये बहुत ही खतरनाक वेपन है। अगर इसे एक बार चलाया तो एक बहुत बड़ा सा क्लाउड बनता है जो कि हेवन तक जाता है और उस क्लाउड के बीच में जो भी कुछ आता है वो खत्म हो जाता है, चाहे लोग हो, चाहे जानवर हो, चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो। इस अस्त्र को चलाने के बाद एक बार कोई नहीं मरता, बल्कि बार बार मरता है। जो बच जाता है उसे भुगतना पड़ता है सदियों तक। जिस जगह पर ये अस्त्र चलाया जाता है वहाँ का पानी हजारों सालों तक जहरीला रहता है, वहाँ की जमीन सैकड़ों सालों तक बंजर हो जाती है। शिवा ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान थे। और लोग ऐसा वेपन यूज करने के बारे में सोचते भी हैं? ऐसे वेपन को यूज करना तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, शिवा ने कहा। हाँ, ऐसा वेपन यूज करने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। सिर्फ अगर आपके पास ये वेपन है और आप किसी को ये वेपन यूज करने के बारे में डराएंगे भी तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगा। इसको पोजेस करना ही दुश्मन को डराने के लिए काफी है, पंडित गोपाल ने शिवा से कहा। और क्या वायुपुत्रास्त्र मुझे ये वेपन देंगे? वैसे भी तो वो मुझे फ्रॉड समझते हैं, फिर वो मुझे ऐसा वेपन क्यों देंगे? शिवा ने कहा। इसके लिए मेरे पास 2 रीजंस हैं। एक तो अगर वो तुम्हें फ्रॉड समझते हैं तो उन्हें अभी तक तुम्हें असैसिन कर देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और दूसरा, लॉर्ड ब्रिगू ने यूज किए हैं दिव्य अस्त्र, इसलिए वो लोग लॉर्ड ब्रिगू के खिलाफ होंगे। चाहे वो दिव्य अस्त्र लॉर्ड ब्रिगू ने खुद बनाए हो, पर दिव्य अस्त्र को यूज करना तो लॉर्ड रुद्रा के रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए वो लॉर्ड ब्रिगू के दुश्मन बन गए होंगे।
और एक दुश्मन का दुश्मन क्या हो सकता है? दोस्त, शिवा ने कहा। पर क्या ये रीजंस काफी हैं? शिवा ने पूछा। हमारे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है, पंडित गोपाल ने कहा। थोड़ा सोचने के बाद शिवा ने कहा, परिहा जाने का रास्ता कहाँ से है? परिहा जाने के लिए हमें वेस्ट में जाना होगा। हम मार्च कर सकते हैं और उन ऊंचे पहाड़ों के थ्रू जा सकते हैं, पर उससे टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। दूसरा रास्ता है सी के थ्रू जाने का, पर उसके लिए हमें नॉर्थ ईस्ट के अर्ली विंड्स का इंतजार करना होगा। पंडित गोपाल की ये बात सुनकर शिवा ने कहा, पर उसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। नॉर्थ ईस्ट विंड्स तो रेन खत्म होने के बाद ही चलेंगी, उसके लिए हमें अभी रेन खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। पंडित गोपाल ने हाँ कहा। तब शिवा को आया एक आइडिया। शिवा ने कहा कि लॉर्ड विगो को पता चल गया होगा कि ये लोग लोदल में आ गए हैं और उन्होंने अपने स्पाइस यहाँ पर जरूर बिठा दिए होंगे। अगर ये लोग कन्वेंशनल रूट लेंगे, परिहा के लिए वेस्ट के थ्रू जाएंगे, तो लॉर्ड विगो को जरूर शक हो जाएगा कि शिवा वायुपुत्र से हेल्प लेने गया है और वो शिवा को मरवाने की कोशिश करेंगे। ये लोग दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। ये लोग नॉर्थ के थ्रू नर्मदा की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि लॉर्ड विगो को इनके ऊपर शक ना हो और फिर एक सीक्रेट पॉइंट पे जाके ये लोग अपना रूट परिहा की तरफ बदल लेंगे। पंडित गोपाल को शिवा का ये आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि मलूहन सोचेंगे कि वो लोग उज्जैन या फिर पंचमढ़ी जा रहे हैं और वो लोग शिवा को उधर ही ढूंढते रहेंगे और शिवा अपना रूट पकड़ के इधर परिहा पहुंच जाएंगे। सती बाहर बारिश को देख रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी वहाँ पर आयुर्वेदी जी आई। उन्होंने सती से कहा, लगता है कि भगवान इस बार सारी बारिश एक ही सीजन में कर देंगे। सती का मूड बहुत ऑफ था और वो किसी से भी अभी बात नहीं करना चाहती थी, पर आयुर्वेदी जी पूरी कोशिश कर रही थी सती के मूड को ठीक करने की। मुझे बारिश बहुत पसंद है। सारा दुख, सारी प्रॉब्लम जैसे ये अपने साथ बहा कर ले जाती है। आयुर्वेदी जी की ये बात सुनकर सती ने सर हिला दिया। अभी कोई युद्ध होने की आशंका तो है नहीं और लकीली इस बार बारिश में ज्यादा बीमारियां भी नहीं फैली हैं। आयुर्वेदी जी की ये बात सुनकर सती ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, जिस पर आयुर्वेदी जी ने कहा कि वो सोच रही हैं कि ये सही टाइम होगा कि वो सती की सर्जरी कर दे। सती ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। तब आयुर्वेदी जी ने कहा कि वो बात कर रही हैं सती के फेस पर उस स्कार की, पर मैं कोई भी सर्जरी नहीं करवाना चाहती, सती ने कहा। आयुर्वेदी जी को लगा कि सती सोच रही होगी कि उसे रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा, ये सब कुछ बहुत पेनफुल होगा। तब उन्होंने सती को इंश्योर करते हुए कहा कि इस सब में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सती 1-2 हफ्ते के अंदर रिकवर हो जाएगी और नेक्स्ट बैटल इतनी जल्दी तो होने वाली है नहीं, क्योंकि बारिश इन दिनों बहुत हो रही है, तो सती कोई बैटल मिस भी नहीं करेगी। जिस पर सती ने कहा कि उसे नेक्स्ट बैटल मिस करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आयुर्वेदी जी ने कहा कि फिर वो सर्जरी क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि लॉर्ड नीलकंठ को डेफिनेटली अच्छा लगेगा सती को देखकर जब सती की सर्जरी हो जाएगी। सती ने कहा कि नीलकंठ उसे हमेशा यही कहते हैं कि स्कार और नो स्कार वो बहुत खूबसूरत लगती है। वो उसे हमेशा बहुत प्यार करते हैं। स्कार होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सती जानती है कि ये सच नहीं है, पर फिर भी वो इसी बात को बिलीव करना चाहती है। तब आयुर्वेदी जी ने सती से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर सती ने कहा कि वो इस स्कार को अपने फेस पर रखना चाहती है। आयुर्वेदी जी ने सती से कहा कि वो एक कारण दे उन्हें कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर सती ने कहा कि ये स्कार उसे हमेशा रिमाइंड करता रहेगा कि उसे मिला है बैटलफील्ड में फेलियर। पर सती, गलती तुम्हारी नहीं थी, आयुर्वेदी जी ने सती से कहा, जिस पर सती ने कहा कि वो ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो सती से प्यार करती हैं। पर सच यही है कि सती कमांडिंग ऑफिसर थी। सती की आर्मी को हार मिली है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ सती ही है। जिस पर आयुर्वेदी जी ने कहा कि ये सच नहीं, पर सती ने कहा कि जब भी वो अपने आप को मिरर में देखती है तो ये स्कार उसे रिमाइंड करता है कि उसे काम करना है, उसे अपनी आर्मी के लिए, अपने देश के लिए ये लड़ाई जीतनी है। जब तक वो ये लड़ाई जीत नहीं लेगी, वो इस स्कार की सर्जरी नहीं कराएगी। गणेश और कार्तिक भी बाकी सारी आर्मी के साथ लोदल पहुंच गए थे। जब गणेश को अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसका गुस्सा जैसे काबू में नहीं था। कार्तिक समझ रहा था कि बैटल में ऐसा होता है, पर गणेश को अपनी माँ को देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसने कहा कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा जिसने उसकी माँ के साथ ऐसा किया है। जिस पर सती ने कहा कि मलूहंस अपनी ड्यूटी कर रहे थे और सती अपनी
उनकी कोई भी गलती नहीं है। पर गणेश ने कहा कि सती अब किसी भी बैटलफील्ड में नहीं जाएगी तब तक जब तक गणेश उसके सामने ना हो। सती अपने आप को नेक्स्ट वॉर के लिए तैयार कर रही थी, तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी। शिवा दूर खड़े होकर सती को देख रहे थे। जैसे ही सती ने शिवा की तरफ देखा वो हैरान हो गई। आप यहाँ कब से खड़े हैं? इतनी देर से तो खड़ा हूँ कि ये समझ पाऊँ कि तुम्हारे साथ तो कभी लड़ाई नहीं करनी, वरना पूरी तरह हार जाऊंगा। सती मुस्कुराने लगी। उसने अपनी तलवार साइड में रख दी और अपने फेस पर कपड़ा ढक लिया। शिवा को उसके स्कार से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर फिर भी सती प्रेफर करती थी उस स्कार को शिवा के सामने छुपा कर रखने के लिए। शिवा ने सती से कहा कि उन्हें परिहा जाना होगा और उन्हें बहुत दुख है कि ये दोनों एक साथ परिहा नहीं जा सकते हैं। सती ने कहा कि कोई बात नहीं, वो ऑलरेडी ही पंडित गोपाल जी से पूछ चुकी है, जिन्होंने उसे बताया है कि परिहा में सिर्फ वासुदेव और वायुपुत्राज ही एंटर कर सकते हैं और सती इनमें से कुछ भी नहीं। तब शिवा ने कहा कि टेक्निकली तो वो भी इनमें से कुछ नहीं है, पर सती ने कहा कि शिवा स्पेशल हैं और शिवा के लिए रूल्स तोड़े जा सकते हैं। सती बात करते हुए बार बार अपने फेस के स्कार को कपड़े से ढक रही थी। शिवा ने आगे बढ़कर वो कपड़ा हटाने की कोशिश की, पर सती ने शिवा को ऐसे नहीं करने दिया। सती का स्कार कोई भी देख ले, सती को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो नहीं चाहती कि वो शिवा के सामने अगली दिखे। कभी अपने आप को मेरी आंखों से देखकर देखो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। इस स्कार से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि मैं अकली हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बदसूरत दिखती हूँ। अपने प्यार को मुझे इंसल्ट करने के लिए यूज मत करो शिवा। प्यार? किसने कहा प्यार? ये तो प्योर लस्ट है, प्योर और सिंपल लस्ट। सती ने शिवा की तरफ देखा और वो जोर से हंसने लगी। शिवा ने सती को अपनी बाहों में ले लिया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सती। तुम पागल हो शिवा। हाँ मैं पागल हूँ, पर तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इधर महर्षि भृगु काफी सेटिस्फाइड थे कि सती की आर्मी को हराकर भागने पर मजबूर कर दिया गया है। विदिनमाली का प्लान वर्क हुआ, इसलिए अगली मीटिंग में विदिनमाली को भी इंक्लूड किया गया है। अब महर्षि भृगु, पर्वतेश्वर, विदिनमाली और एम्परर दक्षा मिलकर आगे क्या करना है वो डिसाइड कर रहे थे। जहां एम्परर दक्षा का कहना था कि जब शिवा यहाँ पर सती को ढूंढते हुए पहुँचे तभी उन्हें यहाँ पर मरवा दिया जाए, पर पर्वतेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये लॉर्ड भृगु जानते हैं। उन्होंने दक्षा को एक बार फिर से सबके सामने इंसल्ट कर दिया और दक्षा को कहा कि वो इस तरह की बातें ना करे। महर्षि भृगु ने पर्वतेश्वर से पूछा कि आगे क्या करना चाहिए, जिस पर पर्वतेश्वर ने कहा कि वो समझ सकता है कि लॉर्ड शिवा मृतकवादी ना जाकर बल्कि लोदल जाएंगे, क्योंकि लोदल का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका ध्यान पर्वतेश्वर ने खुद रखा है और अगर ये लोग लोदल पर अटैक करते हैं तो 75,000 सोल्जर्स के साथ ये लोग शिवा को कभी भी हरा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें इंतजार करना होगा चंद्रवंशी सोल्जर्स का। जब चंद्रवंशी सोल्जर्स यहाँ पहुँचेंगे तब ये लोग लोदल पर अटैक कर सकते हैं, जिसमें कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम लग जाएगा। दक्षा ने हाँ तो कहा है, पर वो बिल्कुल अनसेटिस्फाइड है। ये विदिनमाली समझ पा रहा है। विदिनमाली जो काफी एग्रेसिव है और उसे भी लगता है कि पर्वतेश्वर का ये आइडिया ठीक नहीं है। वो लोग अभी रिसेंटली हारे हैं तो उनके सोल्जर्स में उतना एग्रेशन नहीं होगा। अगर ये लोग अभी अटैक करेंगे तो ये लोग जीत सकते हैं और फिर ये और भी बेटर है कि शिवा को यहीं पर मारकर काम को खत्म कर दिया जाए, ताकि युद्ध जैसा कुछ बचे ही ना। इन लोगों की जीत हो, मलुहा की जीत हो। जहाँ महर्षि भृगु को सिर्फ पर्वतेश्वर की बात समझ में आती है, वहीं विदिनमाली एम्परर दक्षा के क्लोज होता जा रहा था। विदिनमाली को दक्षा ने अपने महल के सभी सोल्जर्स का कमांडो बना दिया था, जिसकी वजह से विदिनमाली दक्षा के साथ ज्यादा टाइम बिता पा रहा था। पर्वतेश्वर की कॉशियस अप्रोच के कारण जो फ्रस्ट्रेशन विदिनमाली और दक्षा में हुई थी, उसकी वजह से दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे। विदिनमाली को भी लग रहा था कि पर्वतेश्वर का ये जो आइडिया है, इससे शिवा की आर्मी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उन्हें और ज्यादा टाइम मिल जाएगा। इसलिए ये वेट एंड वॉच की थ्योरी को यूज नहीं करना चाहिए। दक्षा ने विदिनमाली को जब अपना प्लान बताया तो विदिनमाली का रिएक्शन बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट था। तुम समझ गए हो, मुझे समझ नहीं आता कि बाकी लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती। एक्साइटेड होकर दक्षा ने विदिनमाली से कहा, किसी को समझ आए या ना आए, पर आप हमारे एम्परर हैं। जो चीज आपको ठीक लगती है वो हमें भी ठीक लगती है। अगर आपको लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए तो मलुहा को भी यही लगता है।
विदिन माली ने दक्षा को इनकरेज करते हुए कहा। तो तुम्हें क्या लगता है, हमें इसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? दक्षा ने पूछा। योर हाइनेस, मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, आपको क्या लगता है? दक्षा ने कहा कि उसे लगता है कि आइडिया बिल्कुल ब्रिलियंट है। तो फिर मलुहा भी ऐसा ही सोचता है, विदिन माली ने कहा। तो हमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, दक्षा ने कहा। तो मेरे लिए आपके ऑर्डर्स क्या हैं? विदिन माली ने पूछा। मैंने अभी डिटेल्स नहीं सोची हैं, मेरा काम है बड़ी पिक्चर सोचना, अब बाकी चीजें वर्कआउट करना ये तुम्हारा काम है, दक्षा ने कहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप योर हाइनेस, पर मुझे लगता है कि हम इस प्लान को तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक कि महर्षि भृगु और लॉर्ड पर्वतेश्वर यहाँ पर हैं, विदिन माली ने कहा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन लोगों का प्लान है करचपा जाने का। अभी तक तो मैं इनके प्लान के साथ अग्री नहीं कर रहा था, पर अब मैं इन लोगों को इनकरेज करूंगा ताकि जल्दी से जल्दी करचपा चले जाएं, दक्षा ने कहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर हमें कोई राइट असैसिन्स भी तो ढूंढने होंगे, विदिन माली ने कहा। पर हम ढूंढेंगे कहाँ से? दक्षा की ये बात सुनकर विदिन माली ने कहा कि ये फॉरेनर्स बाहर के होने चाहिए, और जैसा कि दक्षा ने सजेस्ट किया है, इन लोगों को मास्क पहनने चाहिए नागाज के जैसे, ताकि ये लोग बिल्कुल नागाज दिखाई दे। विदिन माली ने कहा कि विदिन माली कुछ ऐसे लोगों को जानता भी है। दक्षा ने पूछा कि वो लोग कहाँ के हैं, जिस पर विदिन माली ने कहा कि वो लोग इजिप्ट के हैं। इजिप्ट? इतनी दूर? उन लोगों को तो यहाँ तक आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, दक्षा ने कहा। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं अभी निकल जाता हूँ, इस प्लान को हमें जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा। दक्षा ने कहा कि उसकी परमिशन है, विदिन माली को ये प्लान जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर विदिन माली सक्सेसफुल हुआ तो मलुहा सालों तक उसका प्रेज करेगा, उसके एहसान के नीचे दबा रहेगा, उसकी जीत के गुणगान करेगा। शिवा मानसरोवर लेक के पास खड़े हुए थे, डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। शिवा ने अचानक से देखा कि वो पानी में है। आसपास बहुत ज्यादा मिस्ट ही मिस्ट है। शिवा को अपना विलेज तक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वो पानी के बाहर आने लगे तभी देखा कि पाइल ऑफ वुड्स के ऊपर सती बैठी हुई है, जिसने की हाथ में तलवार ली हुई है, अपनी शील्ड बांधी हुई है और वो वॉर के लिए तैयार है। पर उसने सैफरन कलर के कपड़े क्यों पहने हैं, जो कि फाइनल जर्नी का कलर है? शिवा ने सती को आवाज लगाई। सती, जो कि मुस्कुराते हुए शिवा की तरफ देख रही थी, कुछ बोल रही थी, पर शिवा को सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ डिले के बाद शिवा को सुनाई दी सती की बात। I'll be waiting for you. वेटिंग? तुम कहाँ जा रही हो? शिवा ने पूछा। शिवा अभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस पाइल ऑफ वुड्स के ऊपर किसी ने आग लगा दी और सती बहुत कामली उसी वुड के ऊपर बैठी रही। शिवा चिल्लाने लगे कि सती उठो, जल्दी से यहाँ से भागो, पर सती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सती चुपचाप बहुत कामली उन वुड्स के ऊपर बैठी हुई थी। तभी अचानक से बहुत सारी आर्मी आ गई जो कि शिवा के साथ लड़ने लगी। वो सोल्जर्स जो कि बहुत ह्यूज थे, बहुत ज्यादा बाल थे, जैसे कि उसके सपने में जो आदमी आता था बिल्कुल उसी की तरह। शिवा उन लोगों के साथ लड़ाई कर रहे थे। उन सब ने सती को कवर कर लिया था। शिवा सती को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे, पर सती बिल्कुल कामली वहीं पर बैठी थी। वो मूव करने की, उठने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। शिवा उनसे लड़ाई करते करते जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सती सती सती। तभी शिवा की नींद खुली। शिवा ने देखा कि सती उनके पास ही सो रही है। शिवा ने सती को हक कर लिया। शिवा की आंखों में से आंसू आने लगे थे। सती की नींद खुल गई। उसने शिवा से पूछा कि आखिर क्या हुआ है। शिवा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। उनके मुंह से जैसे आवाज नहीं निकल रही थी। सती ने देखा कि शिवा की आंखों में आंसू है। क्या हुआ, तुम्हें कोई सपना आया? सती ने पूछा। शिवा ने सती से कहा कि वो उसे प्रॉमिस करे कि शिवा की एब्सेंस में वो लड़ाई के मैदान में बिल्कुल नहीं जाएगी। शिवा ने सती को बनाया था लीडर उनकी एब्सेंस में। तब सती ने कहा कि अगर शिवा ने उसे लीडर बनाया है और उनकी आर्मी बैटलफील्ड में जाएगी तो सती को जाना ही पड़ेगा। शिवा बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। शिवा ने सती से कहा कि वो उसके बिना नहीं रह सकते हैं। सती ने पूछा कि आखिर क्या सपना आया था शिवा को, जिस पर शिवा ने कोई जवाब नहीं दिया। सती ने शिवा को समझाते हुए कहा कि सपना सिर्फ सपना है, वो सच नहीं है। सती के प्यार के लिए उन्हें अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर इंडिया का भार है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं
जिन्हें निभाने के लिए सती का प्यार बीच में कभी नहीं आना चाहिए। शिवा को स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कल सुबह उनको परिहा जाना है, उन्हें अपने मिशन को अकॉम्प्लिश करना है और सती की चिंता में उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होगा। एक प्रॉमिस तो करो कि तुम आग से दूर रहोगी, शिवा ने सती से कहा। आखिर हुआ क्या है? सती पूछना चाहती थी, पर शिवा ने सती से एक बार फिर कहा कि उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो आग से दूर रहेगी। जिस पर सती ने कहा कि वो प्रॉमिस करती है, वो आग से दूर रहेगी। जी हाँ, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है, इंटरेस्टिंग भी हो रही है और बहुत डर भी लग रहा है। कभी शिवा को सती के जलने के सपने आते हैं, तो कभी सती को बुरे बुरे ख्याल इन दोनों के मन में आ रहे हैं। दोनों के बीच का प्यार जो कि बहुत गहरा है, एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, पर जिम्मेवारी तो निभानी होगी। शिवा को परिहा जाना है, वहाँ जाकर वायुपुत्रा कैसे रिएक्ट करेंगे ये कोई नहीं जानता। और उससे भी बड़ी सोचने की बात यह है कि दक्षा और विदिन माली क्या खूंखार प्लान बना रहे हैं। आखिर वो क्या करना चाहते हैं? सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं, बहुत टेंशन भी है, बहुत इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया है। यहाँ पर कहानी को छोड़ना ठीक तो नहीं होगा, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, अब आपको दिल थाम के रखना पड़ेगा कि कहानी में आगे क्या होगा, करना होगा इंतजार। जी हाँ, अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल मैं इस नॉवल की कंटिन्यूएशन के साथ हाजिर हो जाऊंगी। हमें मिलेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब, जानेंगे कि ये कहानी अब क्या मोड़ लेने वाली है। शिवा इस लड़ाई को कैसे जीत पाएंगे, कैसे वायुपुत्रा को कन्विंस कर पाएंगे, और क्या उन्हें वो ब्रह्म अस्त्र मिलेगा जिससे कि वो मलुहंस को डरा पाएंगे। खैर, उससे पहले दक्षा कुछ उल्टा पुल्टा डिसीजन ना ले ले। एनीवेज, बातें बहुत सारी हैं, बातें तो कभी खत्म होती ही नहीं है। अभी आपको मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त को देनी होगी इजाजत, तभी तो नेक्स्ट वीक आ पाऊंगी इस कहानी की कंटिन्यूएशन के साथ। तो चलिए, आपको तब तक वही करना है, अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स मुझ तक पहुंचाने हैं। अगर कहानी को फॉलो नहीं किया है तो YouTube पर जाकर पहले के सारे शो सुन लीजिए। रेडियो उड़ान का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिल जाएं। जी हाँ, उड़ान आइडल का सीजन 3 भी आने वाला है, जो कि एक म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है जिसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। अगर आप इस कॉन्टेस्ट को भी फॉलो करना चाहते हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि वहाँ पर हम टाइम टू टाइम अपडेट्स डालते रहते हैं। और अगर आप हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज के मालिक, तो अपने टैलेंट को बंद दरवाजों के अंदर छुपा कर मत रखिए। जी हाँ, उड़ान आइडल में पार्ट ले लीजिए, जिसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि www.radioudan.com पर जाना है, वहाँ जाके एक फॉर्म भर देना है, रजिस्टर कराना है उड़ान आइडल के लिए, अपनी आवाज की एक क्लिप अपलोड करनी है और बस जीत सकते हैं आप एक्साइटिंग प्राइजेस। जी हाँ, सारी डिटेल्स के लिए आप रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर जा सकते हैं, YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं चलती हूँ, एंड यू स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप लविंग, कीप लाफिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।